हेलो दोस्तों, आई एम तनिषा एंड वेलकम बैक ऑन भारती क्लासेस। एंड आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर 2 लोस्ट स्प्रिंग। तो हमारी इस चैप्टर की लेखिका का नाम है अनीस जंग। एंड अनीस जंग हमारा ध्यान उन गरीब लोगों की ओर आकर्षित करती है इस चैप्टर में जो बिल्कुल अनहेल्दी कंडीशंस में रहते और काम करते थे। उसके बाद उन्हें एक कूड़ा बीनने वाले लड़कों का समूह दिखाई देता है और उन लड़कों में से एक का नाम था साहिब आलम। इसके बाद लेखिका फिरोज़ाबाद में बैंगल मेकर्स की पिटिएबल कंडीशंस का भी वर्णन करती है। वे भी बिल्कुल अनहेल्दी कंडीशंस में काम करते हैं, वे अपनी दृष्टि तक खो देते हैं और गरीबी उनके लिए एक अभिशाप बन चुकी है। वे पीढ़ियों से बैंगल मेकिंग का ही काम करते आ रहे हैं और उनसे अपेक्षा की जाती है कि उनकी आगे आने वाली सभी पीढ़ियाँ बैंगल मेकिंग का ही काम करे, यानी चूड़ी बनाने का ही काम करे। पर उनमें से एक युवक मुकेश नाम का यह कार्य न करके बल्कि एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था और लेखिका को उसमें साहस की झलक दिखाई देती है। साहिब आलम कहता है, कभी कभी कूड़े में मुझे 1 रुपया मिल जाता है। फिर लेखिका कहती है, तुम यह क्यों करते हो? और लेखिका यह भी बताती है कि साहिब आलम हर सुबह उनके पड़ोस में कूड़ा फेंकने के जगह पर उन्हें कुछ कीमती चीज़ें ढूंढते हुए मिलता है। साहिब ने अपना घर बहुत पहले छोड़ दिया था। ढाका के हरे भरे खेतों में स्थित अपने घर की उसे दूर दूर तक कोई स्मृति नहीं थी। उसकी माँ उसे बताती कि बड़े बड़े तूफान आते थे और उनके खेतों और घरों को बहा ले जाते थे। इसी कारण उन्होंने उस शहर को, ढाका को छोड़ दिया और धन की तलाश में इस बड़े शहर में आ गए जहाँ वह अब रहते हैं, यानी दिल्ली सीमापुरी में अब वह रहते हैं। और फिर साहिब आलम कहता है, मेरे पास करने को इसके अलावा और कुछ नहीं है, कूड़ा बीनने के अलावा। निगाह बचाते हुए वह यह बात करता है। और फिर लेखिका कहती है उससे बड़ी चतुराई से कि स्कूल जाया करो तुम। उसके बाद लेखिका अचानक से महसूस करती है, अरे ये कैसी मैंने खोखली सलाह दी है, यहाँ तो आसपास कोई स्कूल है ही नहीं। साहिब आलम कहता है, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है, जब कोई स्कूल बनेगा तब जाऊंगा। यदि मैं कोई स्कूल शुरू करूँ तो क्या तुम आओगे? लेखिका कहती है। फिर साहिब आलम उसको सीरियसली ले लेता है, लेकिन लेखिका यह बात थोड़े मजाक भरे अंदाज में पूछती है। और कुछ दिनों बाद जब लेखिका उसको दिखाई देती है तो वो उनके पास दौड़ कर आता है और कहता है, क्या आपका स्कूल तैयार हो गया? साहिब आलम की यह बात सुनकर लेखिका सोचती है कि ये वो बात है जो मैं वास्तव में पूरा करना ही नहीं चाहती थी। मैंने तो ये मजाक मजाक में कह दिया था। वादा करने के कारण अब लेखिका को ग्लानि महसूस हो रही थी और इसलिए वह साहिब आलम को कहती है कि स्कूल बनने में काफ़ी समय लगता है। फिर वह सोचती है, किंतु मेरे जैसे वादे न जाने कितने लोगों ने इसके रूखे और आनंद रहित जीवन में किए होंगे। उसे महीनों जानने के बाद लेखिका उस लड़की का नाम पूछती है और वह बताता है कि मेरा नाम साहिब आलम है। इसके बाद लेखिका सोचती है, उफ, ये बेचारा नादान लड़का, इसको तो अपने नाम का मतलब भी नहीं पता। अगर इसे कोई बताए कि इसके नाम का मतलब साहिब आलम का मतलब है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, तो क्या ये विश्वास करेगा? ये अपने नाम के मतलब से अनभिज्ञ है। अपने दोस्तों के साथ नंगे पैर गलियों में घूमता है, भटकता है, कूड़ा बीनता है। क्या कोई यकीन करेगा ये कि इसके नाम का मतलब लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स है? लड़कों की ऐसी फौज है जो सुबह के पक्षियों की भांति दिखाई पड़ती है और दोपहर में गायब हो जाती है। महीनों से मिलने के कारण लेखिका अब उनको पहचानने लगी है और लेखिका उनसे पूछती है कि तुमने चप्पलें क्यों नहीं पहन रखी हैं। वह सीधा सा उत्तर देता है कि मेरी माँ ने उन्हें शेफ से नीचे नहीं उतारा। एक दूसरा लड़का जिसने डिफरेंट शूज़ पहने थे अपने दोनों पैरों में, वह कहता है, वह उतार भी देती तो ये फेंक देता।
क्योंकि हमारे में ट्रेडिशन है कि हम बेयरफुट ही रहते हैं, हम जूते नहीं पहनते, हम नंगे पैर ही रहते हैं। और फिर सडनली वो देखते हैं कि उसने अलग अलग जूते पहने हैं और लेखिका उसकी ओर देख रही है, तो वह अपने पैर छुपाने लगता है। इतने में एक तीसरा लड़का बोलता है कि उसके पास तो जीवन में कभी भी जूते नहीं रहे और उसे भी जूते चाहिए। देश भर में घूमते हुए लेखिका शहरों में, गांव की सड़कों पर बच्चों को नंगे पैर घूमते देखा है लेखिका ने, और वह सोचती है और कहती है कि पैसों की कमी के कारण बच्चे नंगे पैर घूम रहे, यह कोई परंपरा नहीं हो सकती, बल्कि गरीबी को परंपरा का नाम दिया जा रहा है। यहाँ पर लेखिका को एक कहानी याद आ जाती है कि एक लड़का था जो पुराने मंदिर के पास से गुजरा करता था और उसके पिता उस मंदिर के पुजारी थे, और वह मंदिर में हर रोज़ प्रार्थना करता कि उसको ए पेयर ऑफ शूज़ मिल जाएं। और 30 साल के बाद जब लेखिका उस मंदिर में गई तो वहाँ पर नया पुजारी आ चुका था। अब लेखिका देखती है कि वहाँ पे भागते हुए एक लड़का आता है जो अपना बस्ता फोल्डिंग पंगल पर पटक देता है, और उसने ब्यूटीफुल स्लेटी रंग के गणवेश में मोजे और जूते पहने हुए थे। लेखिका लड़के की ओर देखती है तो उसे वह प्रार्थना याद आती है जो वो पुजारी का लड़का किया करता था कि मुझे एक जोड़ी जूते मिल जाए, मैं उन्हें कभी नहीं खोऊंगा। देवी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। अब पुजारी के पुत्र की तरह छोटे लड़के ने जूते पहन रखे थे। फिर लेखिका कहती है, लेकिन मेरे पड़ोस में कूड़ा करकट बीनने वालों की तरह के अन्य बहुत से लड़के बिना जूते के ही रहते हैं। लेखिका का कहना है, नंगे पांव कूड़ा बीनने वालों से मेरा परिचय मुझे सीमापुरी ले जाता है। और लेखिका यह भी कहती है कि 1971 में बांग्लादेश से कुछ गैर कानूनी रूप से लोग यहाँ आकर बस गए थे, और उनमें से एक साहेब का परिवार भी है। यहाँ पर लगभग 10,000 कूड़े बीनने वालों की संख्या में तादाद में लोग रह रहे हैं, जिन्हें 30 वर्ष से अधिक हो गए हैं यहाँ पर रहते हुए, लेकिन अभी तक ना उनका कोई पहचान है और बिना परमिट के वो यहाँ पे रह रहे हैं। किंतु सिर्फ उनका राशन कार्ड बनवाया गया है, कोई पहचान पत्र नहीं, कुछ नहीं। और राशन कार्ड इसलिए ताकि वो मतदाता सूची में भाग ले सके, वोट दे सकें, और राशन कार्ड की वजह से उन्हें खाने को अनाज भी मिल जाता है। जीने के लिए पहचान की अपेक्षा भोजन ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर दिन के अंत में हम अपना परिवार को भोजन करा सके और दुखते पेट के बिना अर्थात पेट भरकर सो पाए, हम उन खेतों की अपेक्षा यहाँ रहना ज़्यादा पसंद करेंगे जिन्होंने हमको कोई अनाज नहीं दिया। ऐसा फटी हुई साड़ियाँ पहने महिलाओं का एक ग्रुप कहता है। और जब लेखिका उनसे पूछती है कि उन्होंने अपने हरे भरे खेतों और नदियों के सुंदर देश को क्यों छोड़ दिया, उन्हें जहाँ भी भोजन मिल जाता वे वहीं अपना तंबू गाड़ लेते हैं और अस्थायी टेम्परेरी रूप से अपना घर बना लेते हैं, उनका ये कहना है। बच्चे इन्हीं में बड़े होते हैं और वह अपने माँ बाप की तरह कूड़ा बीनने का ही काम करते हैं और उसी को अपने जीवन जीने का आधार बनाते हैं। अब कूड़ा उनके लिए धन या संपत्ति मीन्स गोल्ड के समान हो गया था। यह अब उनकी रोज़ की रोजी रोटी है और उन्हें छत भी मिल पा रही है इसके कारण, भले ही उनकी छत टपकती हुई क्यों ना हो। बच्चों के लिए इतना भी ज़्यादा ही है। लेखिका के अनुसार साहिबे आलम कहता है, कभी कभी मुझे 1 रुपया मिल जाता, यहाँ तक कि 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है कूड़े में। उसकी आंखें इससे चमक उठती हैं। जब कूड़े में आपको एक चांदी का सिक्का मिल सकता है तो आप ढूंढना बंद नहीं करेंगे, है ना? क्योंकि ज़्यादा पाने की उम्मीद हमेशा ज़िंदा रहती है। यह साहिब के कथन है। और ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए कूड़े का अर्थ उनके माता पिता के लिए जो कूड़े का अर्थ है उससे अलग है, उससे भिन्न है। बच्चों के लिए यह आश्चर्य में लिपटी चीज़ होती है कि इसमें कुछ भी मिल सकता है अच्छा, और बड़े बूढ़े लोगों के लिए यह जीवन जीने का साधन बन चुका है। फिर लेखिका कहती है, सर्दी की एक सुबह मैं साहिब को पास के फेंस्ड गेट के नज़दीक खड़े हुए देखती हूँ, जहाँ से वह सफ़ेद कपड़े पहने 2 युवक को टेनिस खेलते हुए ध्यानपूर्वक देख रहा था। मुझे यह खेल पसंद है, वह ये बात गुनगुना रहा था। वह गेट के पीछे खड़ा था और जब उसे कोई आसपास नहीं दिखाई देता तो वह उस गेट के अंदर चला जाता है
और वह ये भी कहता है कि द्वारपाल उसे झूले पर झूलने देता है। और साहेब ने वाइट कलर के टेनिस शूज़ पहने हुए थे जो कि उसकी रंग उड़ी शर्ट एंड निक्कर से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे थे। एंड उन दोनों शूज़ में से एक में छेद हो रखा था और वह कहता है कि ये मुझे किसी ने दिए हैं। और उस छेद से स्पष्ट हो रहा था कि किसी धनी लड़के ने इस छेद के कारण उन्हें त्याग दिया है। किंतु किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो नंगे पैर घूमता है, छेद वाले जूते भी सपने के सच होने के समान होते हैं। परंतु वह खेल जिसे वो बड़ी ध्यानपूर्वक देख रहा है उसकी पहुंच से बाहर है। उसके बाद लेखिका एक सुबह की बात बताती है कि आज सुबह साहिब आलम एक मिल्क शॉप के अंदर जा रहा था। उसके हाथ में स्टील का एक कनस्तर है। मैं इस सड़क पर आगे एक चाय की दुकान में काम करता हूँ, दूर से इशारा करते हुए साहिब ने ये बात लेखिका को कही। मुझे 800 रुपये और सभी वक्त का खाना भी मिलता है। क्या उसे काम पसंद है? लेखिका उसे पूछती है। लेखिका देखती है कि उसके चेहरे की निश्चिंतता, बेफिक्री या स्वतंत्रता का भाव खो चुका था, यानी कि साहिब आलम की फ्रीडम अब छिन चुकी थी। वह अपनी मर्जी का मालिक नहीं रहा और जो स्टील का कनिस्तर था वो प्लास्टिक के थैले से भी कई ज़्यादा भारी लगने लगा था उसको। और जो थैला था प्लास्टिक का, उसका बैग था, वह उसे बड़े आराम से अपने कंधे पर ले जाया करता था क्योंकि थैला उसका था। और जो कनस्तर है ये उस आदमी का है जिसकी चाय की दुकान पर अब वो काम करता है। साहिब अब अपना स्वयं का मालिक नहीं रहा, उसने अपनी सारी फ्रीडम खो दी। तो यहीं पर हमारा ये ब्यूटीफुल लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर्स का पार्ट 1 समाप्त होता है। अगर आप एंड इससे अगली स्टोरी हम कवर करेंगे अपने पार्ट 2 ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग वाली वीडियो में, जो कि जल्द ही आएगी। तब तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपकी तरफ से यही मेरे लिए गुरु दक्षिणा होगी।